ओके देखिए, आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की फिब्रिनोलाइटिक्स। तो फिब्रिनोलाइटिक्स वो एजेंट होंगे जो बेसिकली फिब्रिन को ब्रेक करेंगे। फिब्रिन का रोल दरअसल है कहाँ? तो जब आप देखते हैं लाइक जैसे कि फिब्रिन का रोल, तो आपको देखना होगा, सपोज करिए ये आपकी क्या है, ब्लड वेसल्स है, राइट। और इस ब्लड वेसल की ये कौन सी वॉल थी? एंडोथीलियम। अच्छा, क्लॉट फॉर्मेशन को हम कब कोरिलेट करते हैं? जब कभी आपके एंडोथीलियम रप्चर हो और यहां से क्या लीकेज हो रहा हो? ब्लड। तो उस लीकेज को रोकने के लिए यहां पे क्या होता है? बेसिकली क्लॉट फॉर्मेशन। बच्चों, जब कभी क्लॉट फॉर्मेशन होता है तो कोगुलेशन कैस्केड पूरा चलता है, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर वगैरह आते हैं, और ओवरऑल इनिशियली यहां पे प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है। और जब इस तरीके से प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है तो ये हम बोलते हैं कि ये हमारा जो फॉर्म हो गया जिसने ब्लड लीकिंग को रोका, ये हमारा बेसिकली क्या होता है? लूज प्लग। कैसा होता है ये? लूज प्लग। इस इस लूज प्लग के ऊपर इसको जब थ्रेड से टाइट कर दिया जाता है, और वो थ्रेड दरअसल क्या होता है? हमारे बॉडी में प्रेजेंट कोagulation फैक्टर थ्रोम्बिन। कौन सा? थ्रोम्बिन। ये चेंज करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन मोनोमर में। किसमें चेंज करता है? फिब्रिनोजन को फिब्रिन मोनोमर में। अब ये जो फिब्रिन मोनोमर है, ये एक्ट इसके ऊपर थ्रेड लाइक एक्शन होता है, मींस इसके ऊपर इसको सील कर देता है। एक जैसे बॉल के ऊपर थ्रेड को पूरा रैप कर दिया जाए, उस तरीके से लूज प्लग ऑफ द प्लेटलेट के ऊपर यहां पे फिब्रिन मोनोमर उसको पूरे तरीके से पैक्ड करके इस लूज प्लग को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? टाइट प्लग में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? टाइट प्लग में। तो अब हमने देखा कि ओवरऑल कोagulation के लास्ट स्टेप में आपका फिब्रिन मोनोमर यूज हो रहा है। और बेसिकली फिब्रिन मोनोमर कौन बना रहा है, कहां से आ रहा है? थ्रोम्बिन इसका फॉर्मूले। ये बनता तो फिब्रिनोजन से है, लेकिन इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है कौन? थ्रोम्बिन। तो जब हम फिब्रिनोलाइटिक्स पढ़ेंगे, लाइटिक्स मींस ब्रेक करना, किसको? फिब्रिन को। तो हम फिब्रिन, कौन से फिब्रिन की बात कर रहे हैं? इस मोनोमर की। जब हम इस मोनोमर को हम ब्रेक करेंगे, मींस इसका जो थ्रेड लाइक ये स्ट्रक्चर, अगर इसको हम ब्रेक कर देंगे, तो ओवरऑल ब्रेक करने से क्या होगा? ये इसके ऊपर जो क्लॉट के ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसको टाइट किया हुआ है, जब इसको कट कर देंगे बेसिकली, तो ये क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। ये लूज प्लग या तो बर्स्ट हो जाएगा या लूज हो जाएगा, तो यहां से आसानी से क्या हो जाएगा? ये प्लग आगे शिफ्ट हो जाएगा या ब्लड फ्लो से डिस्प्लेस हो जाएगा। और डिस्प्लेस होने की वजह से अगर यहाँ पे फर्दर पार्ट में इस प्लग की वजह से ब्लड फ्लो कम था, तो जब ये हट जाएगा तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। मींस ओवरऑल fibrinolytics drug are responsible for breakdown of the fibrin monomer so that कि जो थ्रोम्बाई है, थ्रोम्बस है, वो क्या हो? वो भी बस्ट कर जाए या उस जगह से डिस्प्लेस हो जाए। तो फिब्रिनोलाइटिक्स में बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है। देखिए, हमारे बॉडी में देयर आर नंबर ऑफ कोagulation कैस्केड कंटिन्यूअस चलती रहती है। रीसीलिंग एंडोथीलियम कई बार पंक्चर होते रहते हैं और एंडोथीलियम रीसील होती रहती है। इट मींस कोagulation की प्रोसेस होती रहती है। तो बच्चों, जब कोagulation की प्रोसेस होती है तो आपको ये पता होगा कि ये तो प्लग तो बनेगा ही, टाइट प्लग भी बनेगा। तो इसको नेचुरल कैसे हटाया जाता है, राइट? तो बच्चों, जो फिब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी के आधार पे इसको डिवाइड किया गया। प्राइमरी फिब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म ये होती है, प्राइमरी फिब्रिनोलाइसिस होती है, जिसमें कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट नेचुरल टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। क्या होते हैं हमारे बॉडी में? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होते हैं। और वो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बेसिकली कहां से रिलीज होते हैं? दे आर रिलीज फ्रॉम द लीवर। और मैं बता रहा हूं आपको कि नेचुरल ये क्लॉट को किस तरह फिब्रिन को ब्रेक करके बॉडी से हटाया जाता है, क्योंकि ये जस्ट जनरल मैकेनिज्म, ये बॉडी में हर टाइम चलती रहती है। क्योंकि कई बार यहाँ पे पंक्चर या इस प्रोसेस को हमारी बॉडी उसको कंट्रोल करती रहती है। तो किस तरीके से नेचुरल कंट्रोल करती है? वो होता है प्राइमरी फिब्रिनोलाइसिस। तो प्राइमरी फिब्रिनोलाइसिस में लीवर में प्रेजेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ये प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट करता है प्लाज्मिन में। जब ये प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट करेगा प्लाज्मिन में, तो प्लाज्मिन एक्ट्स करता है जस्ट लाइक अ सीजर।
किसके लिए? ये सीजर करता है बेसिकली किसके लिए? फिब्रिन मोनोमर के लिए। और ये फिब्रिन मोनोमर कहां से आया? बना किससे? फिब्रिनोजन से। किसके प्रेजेंस में? थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में। तो फिब्रिन मोनोमर को ये प्लाज्मिन क्या करेगा? यहां से कट कर देगा। मतलब अगर सपोज करिए ये फिब्रिन मोनोमर है तो इसको कई जगह से क्या कर देगा? कट कर देगा। तो ये ओवरऑल बनेगा फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। और क्या हो जाएगा? ओवरऑल ए टाइड प्लग क्या हो जाएगा? बर्स्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर प्लाज्मिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके, जो कि प्लाज्मिन है, फिब्रिन को ब्रेक करता है, उसके फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बना देता है, जिसकी वजह से फिब्रिन यहां से ब्रेक होके उसको लूज प्लग में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से करता है। अच्छा, नेचुरल अगर प्लाज्मिन ज्यादा इस तरह ना कर पाए तो प्लाज्मिन पे बेसिकली कंट्रोल करने के लिए कि प्लाज्मिन के एक्शन को किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, हमारे बॉडी में नेचुरल अल्फा 2 एंटी प्लाज्मिन एंड अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन होते हैं जो इसके एक्शन को कंट्रोल करते हैं। किसके? इसके एक्शन को। ये बेसिकली इसको इनहिबिट करते हैं। तो जस्ट एक जनरल एक आइडिया होनी चाहिए आपको कि ये अल्फा 2 एंटी प्लाज्मिन एंड अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन इसको कंट्रोल करते हैं, नेचुरल बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात आप ओवरऑल समझ में आ गया कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या कर रहे हैं। देयर आर नंबर ऑफ फिब्रिनोलाइटिक्स ड्रग्स लाइक स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज, दे वर्क्स बाय एक्टिवेटिंग बेसिकली यूरोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज थोड़ा सा डिफर करती है, उस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे हम। तो बेसिकली यूरोकाइनेज जो ड्रग है जो कि बेसिकली आइसोलेट होती है ह्यूमन यूरिन से, ये बेसिकली इस टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को क्या कर देती है? रिलीज को प्रमोट कर देती है। और जब ये प्रमोट होगा तो ये फर्दर इस प्रोसेस को करेगा, ओवरऑल फिब्रिन क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। तो इस तरीके से फिब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म हो गए। इसमें नॉट एंटीजेनिक लिखा है और स्ट्रेप्टोकाइनेज हमारा एंटीजेनिक होता है। तो बेसिकली ये मैं अभी जस्ट बताता हूं, ये इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए जो बेसिकली जो हमारा प्लाज्मिनोजन होता है, प्लाज्मिनोजन वो हमारा बेसिकली आपका क्लॉट में भी होता है और नॉर्मली लीवर से रिलीज होकर ब्लड में भी होता है। तो जो क्लॉट वाला प्लाज्मिनोजन होता है और ब्लड वाला, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज दोनों प्लाज्मिनोजन, वो क्लॉट में भी जो इनकॉर्पोरेटेड हो या जो ब्लड में हो, दोनों पे के ऊपर एक्ट करती हैं। और बेसिकली ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ये कहां से रिलीज होते हैं? जैसे प्लाज्मिनोजन तो रिलीज हुआ कहां से? लिवर से। ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ये रिलीज होते हैं स्लोली कहां से? डैमेज्ड एंडोथेलियम से। ये जो एंडोथेलियम यहां पे डैमेज होगी वहां से स्लोली रिलीज होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं, देखिए दो मैकेनिज्म आपसे पूछी जा सकती है, एक तो स्ट्रेप्टोकाइनेज की, यूरोकाइनेज की। यूरोकाइनेज की मैकेनिज्म तो बहुत सिंपल है, स्ट्रेप्टोकाइनेज की भी सिंपल है। यूरोकाइनेज में बेसिकली आपको लिखना है कि दे आर यूरोकाइनेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन and they activates the tissue plasminogen activator that released from the damaged endothelium, and tissue plasminogen activator once released it starts converting the plasminogen into plasmin, which is an active form of plasminogen, and plasmin acts like a seizure for fibrin monomer, और फिब्रिन मोनोमर को वो ब्रेक करके एक्ट करती है फिब्रिनोलाइटिक्स का। तो ये आपका यूरोकाइनेज का एक्शन है। अगर आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज एग्जाम में आता है तो आपको लिखना है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ये इस स्ट्रेन के बैक्टीरिया से मिलता है, बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ये एंटीजेनिक होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज में आपस में बड़ा अच्छा डिफरेंस है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंटीजेनिक होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जब बॉडी में जाता है तो ओवरऑल लॉन्ग रन पे ये चीज दिखती है, वो भी सर्टेन इंडिविजुअल में। लॉन्ग रन में स्ट्रेप्टोकाइनेज के अगेंस्ट क्या बनने लगती है? एंटीबॉडी। जबकि यूरोकाइनेज के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाता, और यही वजह होती है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज एंटीजेनिक होता है जबकि ये नॉट एंटीजेनिक होता है। ये हो गया। अगर स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज या टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की ओवरडोज हो जाए, मींस आप फिब्रिनोलाइटिक्स को ज्यादा सपोर्ट करें, राइट। तो फिब्रिनोलाइटिक को सपोर्ट करने का मतलब है कि आप
क्लॉट को बनने नहीं दे रहे हैं। क्लॉट को बनने नहीं देने का मतलब है आप प्रमोट इनडायरेक्टली किसको कर रहे हैं, ब्लीडिंग को। तो ओवरडोज अगर इन ड्रग्स की हो जाए तो आपके पास कुछ एंटी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स हैं जो क्लॉट के फॉर्मेशन को या रिटेन को प्रमोट करेंगे। तो एंटी फिब्रिनोलाइटिक आपके एग्जाम में कई बार पूछा आ सकता है, एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक एसिड, EACA इन शॉर्ट बोलते हैं कैपिटल में, एंड ट्रेनेक्सिमिक एसिड। ट्रेनेक्सिमिक एसिड तो काफी चलता है, राइट। तो ट्रेनेक्सिमिक एसिड एंड एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक एसिड आर द एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स ड्रग, राइट। मींस जब कभी ज्यादा ब्लीडिंग हो तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप एंटी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग यूज करते हैं। तो ये 2 पॉइंट यहां के हैं। तो इतनी बात ये क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इन फिब्रिनोलाइटिक्स का बेसिकली यूज क्या है। तो फिब्रिनोलाइटिक्स का बेसिकली यूज जैसे जहां पे भी थ्रोम्बस के फॉर्मेशन होने की प्रोबेबिलिटी होगी जिस किसी डिजीज में, या आप ओवरऑल ये कह लीजिए जहां पे ब्लड, जो भी डिजीज ऐसी हो जहां पे ब्लड की गैदरिंग हो, ब्लड इकट्ठा हो, पूल हो, तो जहां पे ज्यादा पूलिंग होगी वहां पे कोगुलेशन की प्रोसेस होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। तो बेसिक क्योंकि वहां पे एंटीजेनिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, तो बेसिकली और प्लेटलेट एग्रीगेट होगी, और प्लेटलेट एग्रीगेट फर्दर कोगुलेशन को सपोर्ट करती है। तो बहरहाल यूजेस की अगर हम बात करें तो आपके यूजेस में एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इस्कीमिक स्ट्रोक, पल्मोनरी इम्बोलिज्म, इसमें भी थ्रोम्बोस होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसमें भी थ्रोम्बोस होता है, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी थ्रोम्बोस होता है जब थ्रोम्बस रीजन हो एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन का, या इस्कीमिक स्टोर, इस थ्रोम्बस की वजह से इस्कीमिया और उसकी वजह से क्या हो, स्ट्रोक हो। तो इन सब प्रॉब्लम्स में आप क्या बेसिकली एडवाइस करते हैं, फिब्रिनोलेटिक्स ड्रग्स। तो यहां पे जो आपका क्वेश्चन निकलने वाला है एग्जामिनेशन में वो यही निकलने वाला है कि राइट डाउन द क्लासिफाई द फिब्रिनोलाइटिक्स एंड राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज, और ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज में तो ये डिफरेंस तो है ही है कि एंटीजेनिक है, बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से मिलता है। सबसे जो पॉइंटेड डिफरेंस है वो ये था कि स्ट्रेप्टोकाइनेज डायरेक्ट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को इंड्यूस नहीं करता। मींस टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को ये डायरेक्ट इंड्यूस नहीं करता। ये क्या करेगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज आएगा, सपोज करिए ये स्ट्रेप्टोकाइनेज है, राइट, और ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। तो क्या होगा, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स, राइट। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा से ज्यादा किसको अलाउ करेगा कन्वर्जन, प्लाज्मिनोजन का प्लाज्मिन में। मींस सबसे प्राइमरली जो स्टेप है इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है स्ट्रेप्टोकाइनेज का टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के साथ, जबकि यहां पे कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं है, यहां पे डायरेक्ट एक्टिवेशन ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज के मैकेनिज्म में डिफरेंस है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज डज नॉट डायरेक्टली एक्टिवेट द टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। आफ्टर फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स विद टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये अपने एक्टिव साइट को इस तरीके से फ्रेम करता है, रीस्ट्रक्चर करता है कि प्लाज्मिनोजन की बाइंडिंग ज्यादा से ज्यादा हो और वो कन्वर्ट किसमें हो, प्लाज्मिन में, राइट। तो इस तरीके से ओवरऑल इसका ये डिस्कशन है। आई होप कि आप अंडरस्टैंडिंग बना पाए होंगे। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।